हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला, भाषा की मूल इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि को कहा जाता है। यहाँ थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। लेकिन अगर लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोला जाएगा तो वर्ण होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शन में वर्ण और ध्वनि दे दिया रहेगा तो आपको किसके आधार पर दिया गया है उसको देखना पड़ेगा। अगर उच्चारण के आधार पर दिया रहेगा तो आप ध्वनि को मारोगे, मतलब ध्वनि को निशान लगाओगे। और अगर लिखने के आधार पर सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो आप वर्ण को लगाओगे। ध्वनि और वर्ण एक ही है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी अयोगवाह। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वर्ण। यहाँ याद रखिए थोड़ा सा, स्वर किसको बोलते हैं? जिसके उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उसको स्वर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ से अव तक, अ से अव तक, अ से अव तक स्वर होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है अयोगवाह से। अयोगवाह से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह न तो स्वर होता है, न तो स्वर और न ही व्यंजन होता है। न ही व्यंजन होता है। न स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है। इसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं। इसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, एक अंक और दूसरा अहा। अंक को अनुस्वार भी कहा जाता है, अनुस्वार, और अहा को विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्णमाला, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के समुदाय या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा, सर्वनाम। सर्वनाम किसको बोलते हैं? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, इतना डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, आगे आने वाले MCQ में सर्वनाम को अच्छे से पढ़ेंगे। बस इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आए या संज्ञा के बदला उपयोग हो, या सर्वनाम जो संज्ञा के बदले उपयोग हो उसको सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के बदले उपयोग हो, संज्ञा के बदले उपयोग हो उसको सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा किसको बोलते हैं? तो संज्ञा का एक शब्द में हम संज्ञा को बोल सकते हैं नाम ही संज्ञा है, नाम ही संज्ञा है।
जैसे राम, ये व्यक्ति का नाम है। कुर्सी, टेबल, नदी, ये सब संज्ञा है। मतलब जिसको किसी नाम से पुकारा जाए वो सभी क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले अर्थात यह, वह, तुम, आप और नाम आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम होते हैं। आप देखते हैं क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम का होना। काम का होना ही क्रिया है। क्रिया है। क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित होते हैं, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म एब्सेंट होते हैं, मतलब अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ। यहाँ याद रखिए हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52। अब प्रश्न दिया गया है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन ए है 44, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन बी 52, सॉरी 55 नहीं 52, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 52। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है तो 52 लिपि भी होगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने पढ़ा था कि ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो कहने का मतलब है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2। ऑप्शन और दिया गया है 6, 4 और 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। कौन कौन से प्रकार होते हैं ध्वनि के? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन, स्वर जिसके उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, और व्यंजन जिसके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्यंजन के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। जैसे व्यंजन में देखते हैं हम लोग क लिखते हैं, क लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं क। तो क जो है आधा क प्लस आ से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि क बोलने में हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, या फिर व्यंजन वर्णों की उच्चारण में हमें अन्य वर्ण या स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं या फिर ध्वनि के कितने भेद हैं? सेम क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो तो उन्हें क्या कहते हैं? पिछले प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला ही दिया गया है स्वर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर। और ऑप्शन में दिया गया है व्याकरण, बोली, व्यंजन, तो सही आंसर हो जाएगा स्वर। आइए जानते हैं व्याकरण की परिभाषा या व्याकरण किसको बोलते हैं। व्याकरण वह नियम कानून होता है, व्याकरण नियम कानून होता है, नियम कानून होता है जिसकी सहायता से हम लोग भाषा को पढ़ना, बोलना, लिखना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। और बोली किसको बोलते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या रिक्त स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 11 स्वर।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है बड़ा ऊ, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी य। ए स्वर नहीं है, ए व्यंजन है। पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने पढ़ा था आ से आओ स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन। अयोगवाह के बारे में भी देख चुके हैं हम लोग। अयोगवाह, अंक और आहा पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है, ह्रस्व स्वर कहने का मतलब है जब वर्ण का उच्चारण में एकदम कम समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, तो उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जब उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व के या फिर ह्रस्व स्वर की तुलना में दोगुना समय लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर के तुलना में दोगुना समय लगे उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। या फिर ह्रस्व स्वर के तुलना में तिगुना समय लगे उसको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। आइए जानते हैं आप। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। आप देखते हैं 12वां क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? हम लोगों ने पिछले ही प्रश्न में पढ़ा है। ये तीनों क्या है? स्वर है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर इनको बांटा गया है। ये तीनों स्वर हैं या स्वर के प्रकार हैं। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3। कौन कौन से आए जानते हैं। पहला अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अग्रस्वर इसके अंतर्गत आते हैं बड़ई और ए और आय। ये सभी अग्रस्वर हैं। अग्रस्वर मतलब अग्रस्वर में क्या होता है? जीभ का अगला भाग या फिर अग्रभाग कार्य करता है, उसको अग्रस्वर बोलते हैं। अब देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर इस स्वर में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। इसके अंतर्गत आता है आपका क्या है? मध्य स्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्य स्वर आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि निम्न में से मध्य स्वर कौन सा है? तो ऑप्शन में आ रहेगा तो आपको निशान लगाइएगा। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं सॉरी, इसमें एक और बचा है पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर जब जीभ का सबसे पिछला भाग कार्य करे किसी वर्ण के उच्चारण में, तो उसको क्या बोलते हैं? पश्च स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आइए देखते हैं। आ, उ, बड़ा उन, ओ और औ, ये सभी पश्च स्वर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 3। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्धविवरित स्वर है। इस प्रश्न को समझने से पहले कुछ और बातें समझना होगा दोस्तों हम लोगों को। मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर, मुख्य द्वार खुलने के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा ये देखते हैं। पहला है विवृत स्वर, मतलब किसी वर्णों के उच्चारण में मुख पूरा खुले। इसके अंतर्गत आता है आपका
आ। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसी में दूसरा प्रकार, अर्धविवृत्त। अर्धविवृत्त मतलब मुख आधा खुलता है। तो इसके अंतर्गत आते हैं आपका ऐ और औ और अ। ये तीनों क्या है आपका अर्धविवृत्त स्वर है। इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया है? ऑप्शन सी में ऐ दिया है, अर्थात ऑप्शन सी है ना ये। ऑप्शन सी में कौन सा दिया है? ऐ। तो ऐ क्या है? अर्धविवृत्त स्वर है। उसके बाद क्या दिया गया है? संवृत्त स्वर। तीसरा संवृत्त स्वर। तीसरा संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर का अर्थ है क्लोज। क्लोज मतलब मुख पूरा बंद हो, मुख पूरा बंद रहेगा, बंद रहेगा इस स्वर के उच्चारण में। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखते हैं। आपका आता है ई, इक, उ और उन। ये क्या है दोस्तों? संवृत्त स्वर है। उसके बाद आता है आपका लास्ट अर्धसंवृत्त। अर्धसंवृत्त स्वर। अर्धसंवृत्त स्वर, इसके अंतर्गत आपका आता है ओ और ए। ये दोनों क्या है आपका? अर्धसंवृत्त स्वर है ना। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? तो ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। पहला वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी को गोलित भी बोलते हैं, गोलित स्वर। इसको अगोलित स्वर, अगोलित स्वर, अगोलित स्वर। वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर वे स्वर को बोलते हैं या उन वर्णों को बोलते हैं जिनके उच्चारण में मुख या फिर ओठ गोल हो, गोलाकार का हो, गोलाकार का हो जाता है, गोलाकार का हो जाता है, तो उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उ, बड़ा उन, ओ और अव। ये चार क्या है? वृत्तमुखी स्वर है। इसको गोलित स्वर भी बोलते हैं, गोलित स्वर। अब देखते हैं अवृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर मतलब इस स्वर के उच्चारण करने पर या ऐसे वर्णों के उच्चारण में ओठ गोल नहीं होता, गोलाकार का नहीं होता, गोलाकार का नहीं होता, तो वे स्वर अवृत्त स्वर कहलाते हैं। अवृत्तमुखी या इसको अगोलित भी बोलते हैं, अगोलित, अगोलित स्वर। अवृत्तमुखी अवृत्तमुखी के अंतर्गत क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? ई, बड़ा ई, ए और ऐ। ये सभी क्या है? अवृत्तमुखी स्वर है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से अवृत्तमुखी स्वर है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ई। ये क्या है? अवृत्तमुखी स्वर है। ये बाकी तीनों क्या है? वृत्तमुखी स्वर है, वृत्तमुखी स्वर। क्योंकि इन सभी के उच्चारण में, इन तीनों के उच्चारण में ओठ गोलाकार का हो जाता है, गोलाकार का हो जाता है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसमें कौन सा वर्ण पुल्लिंग नहीं है? कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है, अर्थात स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ज और आ, ऑप्शन बी है च और ट, ऑप्शन सी है ई और बड़ई, ऑप्शन डी है अ और प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ई। ईकारांत वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं ईकारांत वाले। ईकारांत का अर्थ है
इकारांत का अर्थ होता है अंत जो है ई या इकारांत का अर्थ है ई या ई अंत में होगा। जैसे रानी, चांदी, ये सभी इकारांत वाले शब्द हैं क्योंकि इसके अंत में ई शब्द आया है, मतलब ई उच्चारण आया है, इसलिए क्या है, इकारांत वाले शब्द हैं। इकारांत वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द को छोड़कर, जैसे पानी, दही, ये दोनों इकारांत शब्द हैं। पानी इकारांत शब्द है पर ये पुल्लिंग है। उसी प्रकार दही भी इकारांत शब्द है लेकिन ये पुल्लिंग है। कुछ अपवाद होते हैं। अब देखते हैं